चलिए फिर आज का क्लास शुरू किया जाए। आज का क्लास करंट अफेयर पर आधारित है। जनवरी से दिसंबर तक के जो 2025 में घटित घटनाएं थी उनके विस्तार में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें पहली वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरी वीडियो रहेगी। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। आज जो हम लोग के सामने एक क्वेश्चन आया है, यह है नक्सल मुक्त भारत अभियान। तो भारत सरकार के द्वारा अच्छा हाँ, एक और जरूरी सूचना, ये क्या है ना कि आप लोग वीडियो 360 में करके देखा करिए ताकि सफ़ा दिखाई दे। 240 में स्पष्ट नहीं आता, जो कि हाई क्वालिटी की वीडियो होती है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो नक्सल मुक्त भारत अभियान अगर में हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, तो याद रखिए वामपंथ उग्रवाद, जिसे अक्सर नक्सलवाद के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए वामपंथ उग्रवाद क्या होते हैं, वामपंथी होते क्या, वामपंथ ठीक। वामपंथ एक ऐसी विचारधारा है जो हमेशा गरीबों के और ध्यान आकर्षित करते हैं, और ये पूंजीवाद के खिलाफ होते हैं। किसके खिलाफ होते हैं? पूंजीवाद के खिलाफ होते हैं। तो वामपंथी ऐसे लोग होते हैं जो पूंजीवाद के हमेशा खिलाफ होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए, सिंपल। वामपंथी क्या होता है? जो पूंजीवाद के खिलाफ होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो उग्रवाद लिख गया है ये शब्द इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उग्रवादी ऐसे लोग होते हैं जिनका मानना होता है कि हिंसा के दम पर आगजनी, मारपीट, हत्या आदि के माध्यम से पूंजीवाद का विरोध करना। तो ये अगर इसमें उग्रवाद जुड़ा है तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूंजीवाद का विरोध करने का अलग तरीका बनाते हैं, इन्हें वामपंथ उग्रवाद कहा जाता है। बाकी जो वामपंथी शब्द आता है, वामपंथी एक सिंपल से परिभाषा होती है इसकी कि ऐसे व्यक्ति जो पूंजीवाद के खिलाफ हो, अर्थात गरीबों की ओर से अमीरों के क्या हो, खिलाफ हो। वो मानते हो कि गरीबों के ऊपर सरकार जो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाती है, इसके खिलाफ वो लोग हमेशा होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वामपंथी उग्रवाद लिखा है, इस प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि उग्रवाद तो हमेशा पता है आप लोग को, ऐसा शब्द होता है जो अक्सर हिंसा के रूप में देखा जाता है। इसलिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भारत में जो वामपंथ उग्रवाद की घटना हुई है, जिसे अक्सर नक्सलवाद के रूप में जाना जाता है, भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से क्या। तो ये नोट करिए, आप कभी कभी आता नक्सलवाद पर लिखने के लिए। तो अभी प्रेजेंट टाइम पर नक्सलवाद है वो भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से क्या है, एक है। ठीक, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो पश्चिम बंगाल में हुई थी। कहाँ से हुई? पश्चिम बंगाल में। कब से? 1967 में। ये नक्सलवाड़ी आंदोलन से आरंभ हुआ। तो याद रखिए पश्चिम बंगाल में सबसे पहले एक आंदोलन हुआ था, नक्सलवाड़ी आंदोलन। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में कैसा आंदोलन था? नक्सलवाड़ी आंदोलन हुआ था, जहां से प्रारंभ हुआ था और मुख्य रूप से यहीं से फैला। इसलिए अगर हम लोग देखेंगे तो नक्सलवाद का जो प्रारंभ हुआ है, ये मान के चलिए कि पश्चिम बंगाल से हुआ है, और मुख्य रूप से ये रेड कॉरिडोर के में जाना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो जो नक्सलवाद के क्षेत्र में अधिकतर जो ग्रसित क्षेत्र आते हैं वो छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के सटा हुआ राज्य झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, महाराष्ट्र आता है, केरल आता है, पश्चिम बंगाल आता है, मध्य प्रदेश आता है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ क्या आते हैं, हिस्से प्रभावित होते हैं। तो अक्सर जो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है उसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना के कुछ हिस्से क्या है प्रभावित है। अधिकतर इसमें दक्षिण भारत मुख्य रूप से क्या है, प्रभावित है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो 31 मार्च, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार क्या है, प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो अभी भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि नक्सलवाद को 31 मार्च, याद रखिए डेट को, कितना मार्च, 31 मार्च। तो 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार क्या है, प्रतिबद्ध है। अगर हम लोग देखें तो इसकी घोषणा जो की गई थी तो अक्टूबर 2025 में गृह मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया था, एक प्रेस विज्ञापित की गई थी कि हमें भारत को क्या बनाना है, नक्सल मुक्त बनाना। ठीक है, इसके तौर पर अगर हम लोग देखेंगे तो अभी प्रेजेंट टाइम पे नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर कितनी हो गई है, तो 3 रह गई। तो भारत सरकार की ओर से विशेष ध्यान दिया गया था नक्सलवाद पर, जिससे नक्सलवाद प्रभावित जो जिलों की संख्या थी वो 6 से घटकर कितनी हो गई है, वो 3 हो गई है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। देखिए अब अगर अधिकतर देखा जाए तो जो नक्सल प्रभावित जिला है उसमें छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा
और नारायणपुर हैं। तो अधिकतर याद रखिए जो अभी तक नक्सलवाद से ग्रसित जो जिले हैं उसमें बीजापुर आता है, सुकमा आता है और नारायणपुर आता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित जिले हैं। अगर हम लोग देखें तो जो नक्सली थे वो नेपाल के पशुपत से, कहाँ से, नेपाल के पशुपत से आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक एक लाल कॉरिडोर स्थापित करने की योजना बना रहे थे। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक सेकंड रुक जाइए, नया पेज ले जाइए। अगर हम लोग देखें यहाँ से, देखिए यहाँ से, तो जो नक्सलवाद थे ये नेपाल से लेके कहाँ तक, तो आंध्र प्रदेश तक। कहाँ तक, आंध्र प्रदेश तक। क्या बनाने की योजना बना रहे थे, लाल कॉरिडोर। ठीक है, तो याद रखिए कॉरिडोर। ठीक है, अगर इसमें हम लोग और देखें तभी समझाए थे वामपंथ। किसके बारे में, वामपंथ। वामपंथ ऐसे लोग हैं जो हमेशा किसके खिलाफ होते हैं, पूंजीवादी लोगों के खिलाफ होते हैं। किसके खिलाफ, पूंजीवादी लोगों के खिलाफ। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो नक्सलवाद से प्रभावित राज्य, चलिए देखा जाए कौन कौन सा है। थोड़ा सा आप क्या करेंगे, समझाते हुए चलेंगे, पीडीएफ से खाली नहीं पढ़ाएंगे। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, इसके बाद उड़ीसा। तो यहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा के नीचे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश। कौन सा आ जाएगा, ये पूरा आंध्र प्रदेश। तो आगे क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के इस साइड में देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, तेलंगाना। अगर इधर देखेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, पूरा महाराष्ट्र। और इधर हल्का से आएंगे तो क्या मिल जाएगा, केरल। ठीक है, तो अगर देखें तो अभी प्रेजेंट टाइम में नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये तीनों लगातार सीक्वेंस में आएंगे इधर से। तो इधर से आएंगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल। ये जो जिले, ये जो राज्य हैं ये नक्सल प्रभावित राज्य हैं। अगर अभी तक देखें सबसे अधिक छत्तीसगढ़ के जो प्रभावित जिले हैं अभी भी, उसमें अगर नक्सलवाद को देखा जाए तो सुकमा, यहाँ बहुत अधिक अभी क्या है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये। और इसमें एक है नारायणपुर। ठीक, ये जो जिले हैं और बीजापुर, ये जिले अधिकतर क्या है, भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। ठीक है, अभी हाल में इसका कमांडर जो था उसको मार गिराया गया था, उसकी पत्नी को और उसके कमांडर को। क्या नाम था उसका, सुकमा कुछ नाम था शायद, हिडमा। अभी हाल ही में जो हिडमा सबसे बड़ा नक्सल कमांडर माना जा रहा था, हिडमा, और उसकी पत्नी को मार गिराया गया था। ठीक है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखा जाए, इसमें और क्या है। तो याद रखिए सरकार के द्वारा, अगर देखे जाए में नक्सलियों के द्वारा भी देखा गया तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर। कहाँ पर, तो ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ सीमा पर क्या है, करगुटूल हिल पर। कहाँ, करगुटूल हिल पर एक बहुत बड़ा कैंप बनाया गया था। अभी सरकार के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो अप्रैल मई 2025 में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था। तो याद रखिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके लिए चलाया गया, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो चलाया गया है वो नक्सलियों को खत्म करने के लिए चलाया गया, जो कि सरकार ने कहा था कि हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूर्ण खात्मा कर देंगे। उसी के तहत भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया। तो याद रखिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस लिए चलाया गया था, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो चलाया गया था, ये चलाया गया था नक्सलियों को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो चलाया गया नक्सलियों को खत्म करने के लिए चलाया गया था। ठीक, आगे चला जाए। अगर देखें हम लोग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2026 को झारखंड से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चला। तो याद रखिए अगर पूछेगा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ से चलाया गया, तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो चलाया गया था ये झारखंड से चलाया गया। कहाँ से चलाया गया, झारखंड से। तो नोट करिएगा ये यहीं से चलाया गया। ठीक है, सरकार वामपंथी उग्रवादियों को प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवाद को कम करने के लिए 3C यानी सड़क संपर्क
और मोबाइल संपर्क और वित्तीय संपर्क को मजबूत करेगी। ठीक है, तो 3C मतलब सड़क संपर्क, मोबाइल संपर्क और वित्तीय संपर्क। ठीक है, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी के माध्यम से वहाँ पर उग्रवाद को कम कर रही है। ठीक, चलिए आगे देखा जाए। ये देखिए इसमें क्या है, नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। ठीक, तो नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी तो अभी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, याद रखिए किसके द्वारा, तो नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी किस विभाग के द्वारा, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी। तो याद रखिए ये जो नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी खोली जा रही है ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की स्थापना की मंजूरी दी। तो याद रखिए नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ खुली, तो IIT भुवनेश्वर, याद रखना चाहिए। तो IIT भुवनेश्वर में, कहाँ, IIT भुवनेश्वर। तो IIT भुवनेश्वर में अभी नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी खोलने जाने की प्रस्तावना रखा गया था। इसे जिसे MP लैंड्स योजना के तहत क्या किया जाएगा, वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें याद रखने लायक यही था कि नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ खुली जाए, तो नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो है वो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा IIT भुवनेश्वर में खोली जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड रहेगा तो करंट अफेयर जल्दी खत्म होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, इसमें क्वेश्चन वही वाला है। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, क्या है, भारत में अपराध 2023, ये रिपोर्ट आई है 2025 में, 26 में, 25 में आई थी। देखिए अपराध, भारत में अपराध 2023, ये रिपोर्ट आई थी 2025 में। भारत में अपराध 2023 की जो रिपोर्ट आई थी 2025 में प्रकाशित की गई। इसमें लिखा भारत में अपराध रिपोर्ट का प्रकाशन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए भारत में अपराध रिपोर्ट जो प्रकाशित किया जाता है वो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। तो बाद में जो अपराध रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, अर्थात गृह मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट के लिए आंकड़े राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो से एकत्र किया जाता है। तो याद रखिए जो ये अपराध रिपोर्ट है जो कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इस रिपोर्ट के लिए आंकड़ा जो होता है राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो से एकत्र किया जाता है। क्राइम इन इंडिया का पहल संस्करण वर्ष 1993 से संबंधित है और सितंबर 2025 में जारी रिपोर्ट की नवीनतम संस्करण 2023 से संबंधित है। ठीक है, क्राइम इन इंडिया भारत में अपराध, यही है इसका मतलब है। क्राइम इन इंडिया जो का पहल जो था, पहला संस्करण जो था 1953 से संबंधित है। तो याद रखिए क्राइम इन इंडिया पहल का जो पहला संस्करण था वो कब चला गया था, 1953 में ही चला गया था। ठीक है, आगे देखा जाए, अगर देखा जाए क्राइम इन इंडिया में जो रिपोर्ट है 2023 में जो 2025 में प्रकाशित की गई थी गृह मंत्रालय के द्वारा, उसमें क्या है, सबसे अधिक बढ़ोतरी सार्वजनिक मार्ग में बाधा मामले में क्या किया गया है, दर्ज किया गया है। सार्वजनिक मार्ग में बाधा मतलब लूटपाट जो होती है सार्वजनिक मार्गों में, उसके तहत। आगे देखा जाए इसी प्रकार चोरी के मामले में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आगे देखें तो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के कुल मामले दर्ज किए गए जिनमें भी क्या हुई 0.7% की क्या हुई वृद्धि। तो याद देखिए महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कितने % की वृद्धि हुई है, तो 0.7% की। ये रिकॉर्ड आप लोग याद रखिएगा, वो विशेष रिकॉर्ड नहीं है, बदल जाएगा। आगे हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट, बाल लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम पोक्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए भारत में अपराध, कहाँ अपराध, भारत में अपराध 2023 रिपोर्ट में हम लोग क्या देखे थे कि अभी सार्वजनिक मार्ग में बाधा के जो क्राइम थे वो बढ़ गया है,
महिलाओं के विरुद्ध अपराध 0.7% पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या, पॉक्सो। पॉक्सो का मतलब क्या होगा, बाल लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम। तो याद रखिए, बाल लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम को क्या कहते हैं, पॉक्सो कहते हैं, जिसके मामलों में अगर देखा जाए तो 14.8% वृद्धि दर्ज की गई। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बाल लैंगिक अपराध में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे देखा जाए, अगर हम लोग देखें तो प्रतिशत के आधार पर वर्ष 2023 में बालकों के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत सबसे अधिक मामले बालकों का अपहरण और अभिग्रहण से जुड़े थे। ठीक है, आगे देखा जाए, इसके बाद बाल लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम पॉक्सो के मामले में भी क्या किया गया है, वृद्धि दर्ज की गई। इसे आप लोग देख लीजिएगा। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, चलिए इसे देखा जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। याद देखिए, आईपीसी अपराध में सर्वाधिक आरोप पत्र दाखिल करने वाला जो राज्य है केरल, मतलब सबसे ज़्यादा आरोप पत्र जो दाखिल किए गए थे वो कहाँ किए गए थे, तो केरल में, फिर कहाँ किए गए, पुदुचेरी, और फिर कहाँ, आंध्र प्रदेश। ठीक, तो सबसे अधिक आरोप पत्र कहाँ दाखिल किए गए थे, केरल, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में सबसे अधिक जो आरोप पत्र दाखिल किए गए थे वो कहाँ दाखिल किए गए, केरल में, उसके बाद पुदुचेरी में, इसके बाद कहाँ दाखिल किए गए, आंध्र प्रदेश में दाखिल किए गए। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, ये क्या है, बीएसएनएल की पूर्णता स्वदेशी 4G तकनीकी। ठीक, तो टॉपिक का क्या नाम है, बीएसएनएल की पूर्णता स्वदेशी 4G तकनीकी। लिखा है, आत्मनिर्भरता की ओर एक निर्णायक कदम उठाते हुए बीएसएनएल ने पूर्णता स्वदेशी 4G तकनीकी विकसित कर ली है। तो याद रखिए, बीएसएनएल ने 4G तकनीकी विकसित की ली है। इसके साथ ही भारत 4G सेवाएं पूरी तरह स्वदेशी तकनीकी से शुरू करने वाला दुनिया का शीर्ष 5 देशों में क्या हो गया, शामिल। तो इससे पहले केवल 4 ही देश थे जो अपने देश में पूर्णतः स्वदेशी 4G तकनीकी को लाए थे। भारत अपने देश में पूर्णतः 4G स्वदेशी तकनीकी लाने वाला देश के 5वें सबसे शक्तिशाली देशों में क्या हो गया है, शामिल होगा, जिनके पास क्या है, खुद का स्वदेशी 4G तकनीकी है। और ये चालू करने वाला कौन है, बीएसएनएल। लिखा है, उड़ीसा के झारसुगुड़ा से ये शुरू किया गया। तो याद रखिए, 4G तकनीकी की सुविधा की जो शुरुआत की गई है वो कहाँ से की गई, तो उड़ीसा के झारसुगुड़ा से की गई थी। ठीक, याद रखेंगे इसे। चलिए आगे देखा जाए, कहाँ शुरू की है, उड़ीसा के झारसुगुड़ा से। कौन सा नंबर है भारत का, तो 5वां। आगे देखें ये रिपोर्ट, थोड़ा सा आप 360 में देखिएगा इसको, वीडियो के 360 में देखिए, रोड इनिशिएटिव इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट। लिखा है, अगस्त 2025 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा रोड इनिशिएटिव इन इंडिया 2025 रिपोर्ट प्रकाशित की गई। तो याद देखिए, रोड इनिशिएटिव इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा रोड इनिशिएटिव इन इंडिया रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ठीक है, जिनमें सड़क दुर्घटनाओं की विशेष जानकारियाँ होती हैं। देखें तो वर्ष 2023 के दौरान देश में राज्य और यूटी पुलिस विभाग के द्वारा कुल 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं हुई। तो याद रखिए, 2023 के दौरान देश में 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं की रिपोर्ट दर्ज की गई, जिनमें से 1,72,890 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 4,62,825 लोग क्या है, घायल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट रहेगा अभी हम बता रहे क्या रहेगा इसमें। तो याद रखिए, ये रिपोर्ट सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। इनमें देखें तो 4,80,563 सड़क दुर्घटनाएं की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इनमें 1,72,890 लोग को मृत्यु हुई थी और 4,62,825 लोग घायल हुए थे। ठीक है, इसमें देखिए आगे अगर देखें तो इसमें जो नोट करने लायक पॉइंट के, हाँ यह देखिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जो सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट है इसमें वर्ष 2023 में सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग पर तमिलनाडु में सबसे अधिक क्या हुए, दुर्घटनाएं दर्ज की। तो याद रखिए, सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं कहाँ दर्ज की गई है, तो तमिलनाडु में। ठीक है,
और जिनसे मृतकों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो सबसे अधिक जो सड़क दुर्घटनाएं हुई थी राजमार्ग पर वो कहाँ हुई थी, तो उसमें तमिलनाडु सबसे आगे है, लेकिन मरने वाले में यूपी सबसे आगे है। ठीक है, ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो इंपॉर्टेंट हो। तो याद देखिए सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं कहाँ हुई राजमार्ग पर, तो तमिलनाडु में है। सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हुई, तो यूपी। चलिए आगे देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसे हम लोग आराम से देखेंगे। चलिए ये देखिए, ये क्या कह रहा है, लखनऊ यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज में शामिल। ठीक, तो अभी हाल ही में जो लखनऊ है ये यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज में क्या की गई, शामिल की गई। तो लखनऊ को 31 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में पाक कला, किस कला में, पाक कला गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के अंतर्गत। तो याद रखिए लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया गया है किस उपलब्धि की वजह से, तो पाक कला गैस्ट्रोनॉमिक श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। लखनऊ के ऐतिहासिक अवधि रसोई और उसके समृद्ध पाक सृजनात्मक परंपरा का वैश्विक स्वीकार किया गया। चलिए इसमें देखा जाए थोड़ा सा, तो याद रखिए अभी हाल ही किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव शहर में शामिल किया गया, तो लखनऊ के। ठीक है, किसके लिए, तो पाक कला गैस्ट्रोनॉमी के लिए। याद रखिए क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क वर्ष 2004 से स्थापित एक सहयोगी मंच है। तो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को कब स्थापित किया गया, तो 2004 में। ठीक, तो याद देखिए क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को 2004 में स्थापित किया गया था। उन शहरों का यह सहयोगी मंच है जो रचनात्मक को सतत शहरी विकास की रणनीति के रूप में अपनाते हैं और स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सहयोग करते हैं। तो याद रखिए क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की जो स्थापना जो की गई थी, कब की गई थी, तो की गई थी 2004 में। आगे वर्ष 2025 में नेटवर्क के रचनात्मक क्षेत्रों में आर्किटेक्चर को जोड़ा गया। तो याद रखिए वर्ष 2025 में इस नेटवर्क में आर्किटेक्चर को कब जोड़ा गया था, 2025 में। पहले 7 क्षेत्र हस्तकला, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, आर्ट्स और संगीत यथावत थे। तो अभी हाल ही में किसको जोड़ा गया, आर्किटेक्चर को भी जोड़ा गया। तो याद रखिए अभी यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज शहर में जो जोड़ा गया था, तो 2025 में आर्किटेक्चर को भी इसमें जोड़ देगा। तो कुल मिलाकर अब कितने हो गए क्षेत्र, 8 क्षेत्र हो गए जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में आते हैं। ठीक है, तो लखनऊ की पाक परंपरा शाही रसोई से स्ट्रीट फूड तक फैली हुई है। तो लखनऊ की जो पाक परंपरा है वो शाही रसोई से लेकर स्ट्रीट फूड तक फैली हुई है। अवधि व्यंजनों में कबाब, बिरयानी, निहारी, सिरमाल जैसी पहचान विधाएं शामिल है। ठीक, जिन्हें यूनेस्को ने रचनात्मक और विरासत के संगम के रूप में रेखांकित किया। लखनऊ के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा यूनेस्को द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को दिया गया। तो याद रखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। तभी हाल ही में लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, तो लखनऊ का क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा देते हुए यूनेस्को द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को क्या किया गया, इसे सौंपा गया। ठीक है, यह भारत का गैस्ट्रोनॉमी का दूसरा शहर बना। याद रखिए इससे पहले हैदराबाद को लखनऊ के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में क्या किया गया था, दर्ज किया गया था। तो याद रखिए लखनऊ भारत का दूसरा गैस्ट्रोनॉमी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, पहले पे कौन है, हैदराबाद है। आगे यह घोषणा वर्ष 2025 के 63वें महासम्मेलन में हुई। तो याद रखिए यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के 63वें महासम्मेलन में हुई, जो समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित होता है। देखिए अभी हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की बैठक कहाँ हुई थी, किस नंबर की थी, तो 63वें नंबर की। तो हुई कहाँ, समरकंद उज्बेकिस्तान में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की बैठक कहाँ हुई, तो हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की बैठक जो हुई थी वो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई। कहाँ हुई, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई। और ये किस नंबर की थी, 63वें नंबर की थी। इसमें क्या किया गया, तो उसमें लखनऊ को पाक कला गैस्ट्रोनॉमी के रूप में क्या किया गया, दर्ज किया गया। ठीक, भारत में अब कुल 9 शहर को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में क्या कर दिया गया, शामिल किया गया। तो याद रखिए भारत के अब तक 9 ऐसे शहर हैं जिन्हें क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में क्या किया गया है, शामिल किया गया। ठीक, अगर जिसमें ध्यान से देखें तो कौन कौन सा इसमें, तो इसमें सबसे पहले हाँ ये देखिए, तो जयपुर को किस लिए शामिल किया गया, तो
तो जयपुर को उसकी हस्तकला एवं लोक कला के लिए शामिल किया गया क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। तो याद रखिए अभी भारत के जो 9 ऐसे शहर हैं जिन्हें कहाँ शामिल किया गया है, इन्हें यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। जयपुर को किस लिए शामिल किया गया, तो जयपुर को हस्तकला एवं लोक कला के दृष्टिकोण से शामिल किया गया। वाराणसी को किस लिए, तो वाराणसी को संगीत के लिए। याद रखिए वाराणसी जो कि ऋषि मुनियों का संगम जहाँ है, ऋषि मुनियों का स्थल है ये, तो वाराणसी संगीत के लिए। चेन्नई किस लिए, तो चेन्नई भी किसके लिए, संगीत के लिए। ठीक है, तो याद रखिए एक मूवी बनी थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें जो गाना था तो इसे याद रखिए ट्रिक से, किसके लिए था, संगीत के लिए। मुंबई किस लिए, तो फिल्म के लिए। हैदराबाद भी बताए गैस्ट्रोनॉमी पाक कला के लिए। श्रीनगर किस लिए, वो भी हस्तकला एवं लोक कला के लिए। तो याद रखिए भारत के 2 ऐसे शहर हैं जो हस्तकला एवं लोक कला के लिए क्या है, यूनेस्को के सिटी नेटवर्क में क्या है, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में क्या है शामिल, जिसमें जयपुर आता है। जयपुर के बाद कौन आता है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर और जयपुर ये दोनों किसके लिए शामिल किए गए हैं, हस्तकला एवं लोक कला के लिए। वाराणसी किसके लिए, संगीत के लिए। चेन्नई किसके लिए, फिल्म के लिए। चेन्नई किसके लिए, संगीत के लिए। तो 2 संगीत के लिए हैं, कौन कौन से, तो वाराणसी और चेन्नई। मुंबई फिल्म के लिए, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी पाक कला के लिए है, और इसके बाद कौन है, लखनऊ। तो लखनऊ और हैदराबाद ये दोनों किसके लिए, गैस्ट्रोनॉमी पाक कला के लिए हैं। श्रीनगर भी बताए थे, जयपुर हस्तकला। ग्वालियर किसके लिए है, संगीत के लिए। संगीत के लिए 3 हो गए, वाराणसी, चेन्नई और ग्वालियर। वाराणसी, चेन्नई और ग्वालियर। और कोझीकोड किसके लिए है, तो साहित्य के लिए। किसके लिए, तो अभी कोझीकोड जो है ये साहित्य के लिए। ठीक, तो चलिए देखा जाए इधर, 1 मिनट रुकिए। तो सबसे पहले बताए यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल शहर। अब तक कितने शहर शामिल हैं, 9 शहर। ठीक है, जिनमें पहला जयपुर किस लिए, हस्तकला एवं वास्तुकला के लिए इसे कहाँ शामिल किया गया, क्रिएटिव नेटवर्क शहर में। जयपुर के बाद अगर हम लोग देखें तो जम्मू और कश्मीर है, किसके लिए, ये भी किसके लिए है, हस्तकला एवं वास्तुकला के लिए है। जम्मू कश्मीर के बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हैदराबाद है। हैदराबाद के बाद क्या है, लखनऊ है, जो भी हाल ही में हुआ 2025 में। ये दोनों पाक कला अर्थात गैस्ट्रोनॉमी के लिए हैं। अगर इसमें हम लोग आगे देखें तो वाराणसी के बाद देखें हम लोग चेन्नई के बाद अगर हम लोग देखें वाराणसी हो गया, चेन्नई हो गया, और एक और था, 1 मिनट रुकिए देख ले, हाँ चेन्नई हो गया, इसी में ग्वालियर, ये 3 ग्वालियर, ये 3 किसके लिए हैं, तो ये 3 है संगीत के लिए। किसके लिए है, संगीत के लिए। ठीक, वाराणसी, चेन्नई और ग्वालियर। इसी में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कोझीकोड ये किसके लिए है, ये है संगीत के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 शहर 8 हो गए। एक भी और बचा है 7, ये देखें एक कौन सा बच गया है, तो कोझीकोड हो, ग्वालियर होगा, श्रीनगर होगा, मुंबई। हाँ ठीक है, तो मुंबई किसके लिए है, तो मुंबई है फिल्म के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये 9 ऐसे शहर हैं जो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज में शामिल है। ठीक है, किस लिए शामिल है भी बता दिए। चलिए आगे देखा जाए, चलिए आगे क्वेश्चन। हाँ, चक्रवात मोथा के बारे में चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पूछा गया था चक्रवात मोथा। अभी आप लोग ने सुना भी होगा, नवंबर में चक्रवात मोथा आया था, जो भारत में 3 नवंबर तक अपना प्रभाव दिखाया था। देखिए चक्रवात मोथा, तो चक्रवात मोथा क्या है 2025 में, अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह में, अंतिम सप्ताह था 3 नवंबर तक इसका प्रभाव था। तो अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात, कहाँ बना था, तो ये बना था यहाँ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ बना था, बंगाल की खाड़ी में। तो चक्रवात मोथा कहाँ बना था, बंगाल की खाड़ी में। यह उत्तरी आंध्र प्रदेश, यहाँ देखिए
ये उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी, या देखिए ये उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश के उत्तर में और उड़ीसा के दक्षिण में यहाँ पे इसका क्या था, प्रभाव था। यह आंध्र प्रदेश के उत्तरी और उड़ीसा के दक्षिणी भाग पर क्या था, अपना विशेष प्रभाव छोड़ा था। जो और अगर हम लोग देखें तो 28 अक्टूबर की रात सीवियर साइक्लोनिक स्टर्म स्तर पर पहुंचकर 28 से 29 अक्टूबर की आधी रात को काकीनाडा के दक्षिण नरसपुर के तट पार कर गया। ठीक, तो देखिए कहाँ कौन सा तट पार किया था, काकीनाडा के दक्षिणी नरसापुर का तट। ठीक है, ठीक है। तो अगर देखें हम लोग ये कहाँ टकराया था, तो याद रखिए जो चक्रवात मोर्था था वो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के दक्षिण में तथा नरसापुर तट के पास। ठीक, तो कहाँ टकराया था, काकीनाडा के दक्षिण नरसापुर तट के पास ये टकराया था। ठीक है, जहां 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। चलिए ये है, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। किसकी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती थी। किसकी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। ठीक, तो याद रखिए वर्ष 2014, इसमें यहाँ से देखिए 31 अक्टूबर 2025 को देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाएगी। ठीक, उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मानित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2014 में इनके जन्मदिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस। तो देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देशी रियासतों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। वह 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की घोषणा की गई। तो याद रखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की घोषणा कब की गई थी, 2015 में की गई थी। ठीक है, एकता दिवस के दिन। तो 2015 में एकता दिवस के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नडियाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, नाडियाद में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था, तो वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो होता है नाडियाद में हुआ था। ये कहाँ शामिल थे, 1918 के कृषक आंदोलन में, खेड़ा सत्याग्रह में शामिल थे। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो खेड़ा सत्याग्रह में भी ये शामिल थे। ठीक, आगे उन्होंने इस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के साथ किया, जो कि सफल रहा। इसके बाद इन्होंने 1928 में, कब, 1928, तो पहले कहाँ शामिल थे, खेड़ा आंदोलन में शामिल थे। कहाँ शामिल थे, खेड़ा में। दूसरा ये क्या थे इनके, इसके बाद इन्होंने 1928 में प्रमुख कृषक आंदोलन बारदोली सत्याग्रह का क्या किया था, नेतृत्व। तो याद रखिए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को इसकी उपाधि दी थी। तो याद रखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि अर्थात सरदार की जो उपाधि दी गई थी वो बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। तो याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। ठीक है, आगे देखा जाए। इसमें इन्होंने देश में एकीकरण की प्रक्रिया का क्या किया था, प्रारंभ किया था, और 560 से अधिक देशी रियासतों को क्या किए थे, भारत में मिलाने का कार्य किए थे। ठीक, आगे रियासतों के विलय सुनिश्चित करने हेतु 47 में उनके नेतृत्व में स्टेट डिपार्टमेंट बनाया गया था। तो याद देखिए स्टेट डिपार्टमेंट विभाग किसके तहत बनाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के तहत बनाया गया था। ठीक है, उनकी अखिल भारतीय सेवाओं को स्टील फ्रेम के रूप में सर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक, आगे उनके निर्णायक नेतृत्व सफल के फलस्वरूप उन्हें क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार भी कहा जाता है, सरदार जो होती बारदोली की महिलाओं ने कहा था। ठीक, चले आगे, यहाँ देखिए चलिए यहाँ देखिए, ये बस थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी याद देखिए 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। ठीक, तो 8 से 11 अक्टूबर, कब से, तो
8 से 11 अक्टूबर 2025 के मध्य, तो याद रखिए 8 से 11 अक्टूबर 2025 के मध्य 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली से किया गया। ठीक है, कहाँ से किया गया? यशोभूमि नई दिल्ली से किया गया। तो याद देखिए 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो शुभारंभ किया गया था वो कहाँ से किया गया? तो यशोभूमि नई दिल्ली से किया गया। कहाँ से किया गया? यशोभूमि नई दिल्ली से किया। यह एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी क्या है? कार्यक्रम है। ठीक, बस इतना इसमें याद रखिए, बाकी नहीं। तो 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस के का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? यशोभूमि से किया गया था, यशोभूमि नई दिल्ली से। और ये भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी क्या है? कार्यक्रम है। ठीक है, चलिए इसे देखिए यहाँ। तो ये तो 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? यशोभूमि नई दिल्ली। ठीक, मुख्य विषय क्या था? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इसका याद रखिए, मुख्य थीम क्या था, विषय क्या था? देखिए 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो थीम था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म था। क्या था? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो याद रखिए इसका क्या था? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म था। आगे आयोजक कौन था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दूरसंचार विभाग डीओटी के द्वारा और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAT के द्वारा। ठीक है, COAI के द्वारा। इसका उद्घाटन कौन किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस यहीं पर क्या दे देगा वो? राष्ट्रपति देगा। क्या दे देगा? राष्ट्रपति। तो याद रखिए इसका उद्घाटन 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कौन किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये कहाँ हुआ था? यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। ये देखिए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तभी हाल ही में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का क्या किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। याद रखिए इतना भी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये भी इसका केवल उद्घाटन नहीं किया गया है। चलिए आगे देखें। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, नीचे देखिए। ये अभी हाल ही में लद्दाख के द्वारा छठी अनुसूची क्या की गई थी? मांग की गई। तो क्वेश्चन आएगा अभी किस यूटी के द्वारा छठी अनुसूची की मांग की गई? तो अभी हाल ही में लद्दाख के द्वारा छठी अनुसूची की क्या की गई थी? मांग की गई। ठीक, तो याद देखिए लद्दाख के द्वारा छठी अनुसूची की मांग की गई है। लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के संरक्षण की मांग बीते कुछ वर्षों से राजनीतिक सामाजिक क्या बन गया? मुद्दा। 24 सितंबर 2025 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को लेह शहर में राज्य का दर्जा और जनजातीय संरक्षण के संवैधानिक गारंटी की मांग को लेकर प्रदर्शन हिंसक हुए। तो याद रखिए अभी हाल ही में लद्दाख के लेह शहर में क्या किया गया? तो लद्दाख के लेह शहर में लद्दाख के लिए छठी अनुसूची की मांग की गई थी। इसे समझ के इतना लिख लीजिए, बाकी आगे देखें तो 35 यहाँ देखिए। तो याद रखिए अभी लद्दाख के शहर लेह में लद्दाख के लिए छठी अनुसूची की मांग करने के लिए क्या किया गया था? तो विरोध प्रदर्शन किया गया था। 24 सितंबर से शुरू किया गया था। 26 सितंबर 2025 को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लद्दाख के राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची के संरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत क्या कर लेगा? गिरफ्तार कर लेगा। चलिए इसे आपको हम समझाते क्या है। तभी याद रखिए हाल ही में लद्दाख के द्वारा क्या किया गया था? छठी अनुसूची की मांग की थी। छठी अनुसूची में जो राज्य शामिल हो जाते हैं उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे विशेष प्रकार की छूट होती है। अभी जब लद्दाख के द्वारा ये कदम उठाया गया था, लद्दाख के लिए शहर से आंदोलन शुरू हुआ था, तभी भारत सरकार के द्वारा जलवायु कार्यकर्ता एक सोनम वांगचुक हैं जिनके नाम पर 3 इडियट मूवी बनी थी। वो सोनम वांगचुक को सरकार ने
से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जोधपुर जेल में क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो 2019 में लद्दाख को 31 अक्टूबर, कब, लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत क्या बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जम्मू कश्मीर से काट के। तो याद रखिए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत क्या बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जम्मू और कश्मीर के पास विधानसभा बनी रही, जबकि लद्दाख विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो याद रखिए अभी लद्दाख वर्तमान में लद्दाख में कोई भी केंद्र शासित, लद्दाख में कोई भी विधानसभा नहीं है। तो लद्दाख बिना विधानसभा वाला क्या है, यूटी है, जबकि जम्मू और कश्मीर में क्या है, विधानसभा है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। चलिए इसे यहीं पर रोक देते हैं, बाकी क्लास हम लोग कल करेंगे, ये इतना बहुत है। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना।